जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा सागर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज से हम चालू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के हिंदी के प्रैक्टिस सेट, वो भी चैप्टर वाइज। हाँ दोस्तों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो में मैंने इस प्रकार के प्रश्न रखे हैं जो सीधे सीधे आपको परीक्षा में मिल जाएंगे और आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो लास्ट तक देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो अनलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहला प्रैक्टिस सेट, सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है वर्णमाला। चलिए दोस्तों, आ गए। आपके सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा। पूरे चैप्टर का रिवीजन बड़े ही आसानी से इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मिक्स प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है जो दोनों लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ही आसान है रिवीजन के लिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो ध्यान से देखेंगे। इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बताते चल रहा हूँ। भाषा किस भाषा संस्कृत के शब्द भाष धातु से मिलकर बनी हुई है। यह भी प्रश्न आ जाता है और आया हुआ है। भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है दोस्तों, सॉरी, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, अभिव्यक्ति प्रकट करना। इसीलिए कहा जाता है भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, और एक दूसरे से क्या करते हैं, बात करते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा, अगर पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि अगर पूछ ले कि भाषा किस धातु से मिलकर बनी है, धातु संस्कृत का शब्द होता है, तो भाषा भाष धातु से मिलकर बनी है। तो भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस ऑप्शन के अनुसार, यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार भाषा की मूल इकाई वर्ण या अक्षर को कहते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर इसी ऑप्शन में ध्वनि होता और वर्ण भी होता, मान लीजिए ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन में है, तो आप ध्वनि को मारेंगे, क्योंकि सबसे पहले मौखिक रूप भाषा का था, बाद में लिखित रूप विकसित हुआ। जब लिपियां विकसित हुई तो लिखित रूप विकसित हुआ, तब अक्षर आया। सबसे पहले मौखिक रूप था। तो अगर भाषा की मूल इकाई अगर पूछे और ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन में हो, तो दोस्तों आप ध्वनि को मारेंगे। अन्यथा दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन सही है, वर्ण। शब्द दोस्तों, शब्द वह मूल इकाई है जिसका कोई अर्थ होता है। भाषा की वह मूल इकाई जिसका कोई अर्थ होता है, वह शब्द है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है दोस्तों। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। और पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम मैंने कर दिया दोस्तों। तो अगर ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ मैंने आपको 5 चीज़ें बताई। पहला तो भाषा भाष धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति प्रकट करना। तो कभी कभी यही प्रश्न भी आ जाता है। दूसरा, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की मूल इकाई यहाँ ऑप्शन के हिसाब से वर्ण को कहते हैं। यदि ध्वनि ऑप्शन में है तो ध्वनि को भी मार दीजिएगा। अगर ध्वनि ऑप्शन में तो पहला प्रेफरेंस आप ध्वनि को देंगे, दूसरा वर्ण को देंगे, ठीक है। शब्द वह भाषा की मूल इकाई है जिसका कोई अर्थ होता है। सबसे मौलिक इकाई जिसका कोई अर्थ होता है वह शब्द होता है। और शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं दोस्तों। तो अगर पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो आपको मैं बता दूं, हिंदी वर्णमाला में कुल, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन, एक 44 ऑप्शन लिखा है और एक 52 ऑप्शन लिखा है। तो अगर कुल वर्णों की संख्या पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा
11 स्वर हैं, ये याद रखिए 11 स्वर। 3 कैटेगरी है 11 स्वर की, जैसे मेल फीमेल और अदर होता है ना, तो उसी प्रकार से आप 3 कैटेगरी याद रखिएगा। 11 स्वर याद रखिएगा। टोटल की बात कर रहा हूँ 39 व्यंजन याद रखिएगा। किसी भी प्रकार के 11 स्वर, किसी भी प्रकार के 39 व्यंजन और 2 अयोगवाह, 2 अयोगवाह, ये 3 कैटेगरी है, ये 3 कैटेगरी है दोस्तों, 2 अयोगवाह। तो 3 कैटेगरी से मिलकर के वर्णमाला बनी है, हिंदी वर्णमाला। 3 कैटेगरी, 11 स्वर, 39 व्यंजन किसी प्रकार के हों और 2 प्रकार का अयोगवाह, अंग और अह, 2 अयोगवाह होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 52 अक्षर हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 हो जाएगा। 44 क्या चीज़ है, 44 ऑप्शन क्या है, तो ये आगे प्रश्न में आपको निकल के आएगा कि ये 44 आंसर किसका है। तो 44 आंसर अगले प्रश्न पर हम आपको लेकर चलेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं दोस्तों। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपको चैप्टर वाइज रिवीजन दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, ठीक है। और वो प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए मैंने कहा था ना, पिछले का आंसर 52 था, इस प्रश्न का आंसर आप जरा बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए ऐसे ही खेल जाता है एग्जामिनर, हिंदी वर्णमाला में वो मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो मूल वर्णों की संख्या अगर पूछ ले तो 44 है। मूल वर्णों की संख्या अगर पूछ लेगा तो कितनी होगी, 44 होगी। यहाँ 52 है। 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33। और स्वर तो भैया मूल रूप से ही पाए जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो 11 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। तो मूल वर्णों की संख्या अगर यहाँ से पूछ ले तो कितनी होगी, 44 होगी। जबकि कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, कुल वर्णों की संख्या होगी 52। चलिए दोस्तों आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भैया 3 कैटेगरी है वर्णमाला में, 3 कैटेगरी, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है। कैसे याद रखने का क्रम मैं हमेशा याद रखता हूँ, बच्चे जो बहुत गलतियाँ करते हैं मैं आप लोग को याद रखने का क्रम बताता हूँ। आप कैसे याद रखो स्वर को हमेशा, तो अ, ई, ऊ, री, ये 4 एक साथ याद रखो, ये 4 एक साथ याद रखो। बचे क्या, आ, बड़ा, बड़ाई, बड़ा ऊ जिसे आप कहते हैं, ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ। ध्यान देना दोस्तों, इन 4 को कभी भी याद रखना। स्वर मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कभी स्वर याद रखना तो ये 4 एक साथ याद रखना, और 1 2 3 4 5 6 7 ये एक साथ याद रखना। बड़ी आसानी से मैं आपको यही समझा रहा हूँ दोस्तों। इसी क्वेश्चन में देखिएगा, इन 4 को हरस्व स्वर कहते हैं या मूल स्वर कहते हैं। इनका क्या क्या नाम है, अभी याद रखना। इन 4 को क्या कहोगे, हरस्व स्वर कहोगे। इनका उच्चारण करने के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ये 4 हरस्व स्वर हैं, ये 4 मूल स्वर हैं। बाकी ये 7 क्या हैं, ये 7 दीर्घ स्वर या संधि स्वर हैं, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। और इसमें भी ये 4, ये देखिएगा ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 जो हैं ये दोस्तों ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ये 4 क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। तो ऐसे कभी भी याद रखना, तो ये 4 एक साथ याद रखना और 7 एक साथ याद रखना। हमेशा कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा हरस्व है कौन सा दीर्घ है, क्योंकि हरस्व कितने हो गए, ये 4, अ, ई, ऊ, ये छोटे वाले हरस्व हो गए, इनको एक साथ याद रख लीजिए। 7 जो बचे उनको एक साथ याद रख लीजिए, ये दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ में ये 4 याद रखिएगा, ए, ऐ, ओ, औ लास्ट वाले, ये संयुक्त स्वर हैं, ये मिलकर बने हुए हैं। तो दोस्तों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पसंद ना आ रहा हो तो अनलाइक कर दीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 थी, मैंने आपको बता दिया। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, मैं एकदम सीरियल वाइज लेकर के चल रहा हूँ आपको, एकदम से सीरियल वाइज आपको लेकर के लिए चल रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि सॉरी, स्वरों की कुल संख्या अगर पूछे कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में तो 11, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं तो गलत हो जाता है, जब तक वो पर्टिकुलर कुछ कहे ना। तो अगर पूछे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, लेकिन कहीं कह दे उच्चारण के स्थान पर, सॉरी उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो 10 होते हैं। अगर कहीं कह दिया कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं 10 होते हैं, क्यों? फिर री को व्यंजन में काउंट कर लेते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि री जो है, री बाद में ई आ रहा है। अब देखिए होता क्या है, स्वर जो होता है वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, और व्यंजन जो होता है उसके उच्चारण के अंत में स्वर आता है। जैसे क बोला हमने ना, क तो अंत में अ आया। तो कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जब हम री का उच्चारण कर रहे हैं, री, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और ऐसा तो व्यंजन में होता है। तो उच्चारण के स्थान पर जो है, उच्चारण के आधार पर विद्वानों ने 10 माना है स्वर को। तो अगर पूछता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, तो 11। लेकिन अगर कह दे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी, तो 10। जब तक कहेगा नहीं तब तक आपको 11 ही मारना है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इसको वो आपको उतना मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन पर आइए चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर जो है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। संवृत, अर्धसंवृत और विवृत और अर्धविवृत। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार के स्वर होते हैं मुख खुलने के आधार पर। 4 प्रकार के मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 प्रकार, वही 11 स्वर हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11 जैसे आदमी आपका कई नाम होगा, घर वाले कुछ बुलाते होंगे, स्कूलों कॉलेज में कुछ और नाम होगा, दोस्त कुछ और बुलाते होंगे, तो वही चीज़ है दोस्तों। स्वर 11 ही हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के आधार पर उनका नाम अलग अलग है। तो मुख खुलने के आधार पर वो 4 प्रकार के कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत। संवृत मतलब मुंह बंद, अर्धसंवृत मतलब आधा मुंह बंद। संवृत, अर्धसंवृत। संवृत मतलब मुंह बंद, अर्धसंवृत मतलब आधा मुंह बंद, विवृत मतलब पूरा मुख खुला हुआ, पूरा मुख खुला हुआ, और अर्धविवृत मतलब आधा मुख खुला हुआ। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन वाइज हम करेंगे, क्वेश्चन वाइज आपको बताएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा समृत स्वर का उदाहरण नहीं है? समृत स्वर का उदाहरण नहीं है। तो समृत मुंह बंद। तो दोस्तों देखिएगा, अभी जो है अगर आपको स से समृत, स से सुई, अगर आपको इंजेक्शन लगाया जाना, तो इंजेक्शन जब लगता है तो कुछ लोग जो गंभीर लोग होते हैं वो पूरा मुंह एकदम से बंद कर लेते हैं, पूरा मुंह बंद कर लेते हैं और समृत, ठीक है। और जब स से समृत, स से सुई, और पूरा मुख एकदम बंद कर लेंगे और फिर जो उनके मुंह से आएगा कि उई, तो याद रखिएगा समृत का उच्चारण जब सुई लगेगी तो कहेंगे उई, तो ऊ और ई। उई सुई लगेगी तो क्या कहोगे? सुई जब पूरा लगेगा तो कहेंगे उई दर्द हो रहा है, तो उई करेंगे। तो समृत मुंह बंद हो जाएगा पहले, जब तक सुई लगेगा तो मुंह बंद किए रहेंगे, उसके बाद जैसे ही लगेगा सुई लगेगा तो कहेंगे उई। तो समृत स्वर के यही 4 हैं, उ ई। तो ये भी समृत है, ये भी समृत है, ये भी समृत, ये समृत स्वर नहीं है। तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ क्या होगा? सही हो जाएगा। तो समृत स्वर का उदाहरण क्या है? समृत स्वर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? उ ई, ये क्या है? समृत स्वर। समृत स्वर है। चलिए समृत का मैंने बता दिया, अब यहीं से आपको बता दूं मैं। समृत का क्या? सुई लगा तो उ ई, उई करेंगे। समृत मुंह बंद, उई, सुई लग गया तो। अब अर्धसमृत, अर्धसमृत की बात कर रहा हूं मैं। देखिए बहुत ही आसान, आपको पहचानना आसान बता दे रहा हूं आज ही। अर्धसमृत
आधा सुई लगे। अब डॉक्टर मान लीजिए आधा सुई लगा रहा है, तब तो कहते हैं ओए हमको लगाना मत, ओए लगाना मत, ओए ये क्या कर रहे हो। पहले डर जाते हैं, कहते हैं ओए। सुई लग गया तो कहेंगे उई दर्द हो रहा है भाई। और सुई नहीं लगा, अभी दवा अभी इंजेक्शन थोड़ा सा कोचा है, थोड़ा सुई जब कोची जाती है तो कहेंगे ओए। अभी आपको कोई कोई पीछे से कोच दे सुई, क्या कहेंगे ओए कौन कोचा, तो ओए। ठीक है। विवृत, विवृत मतलब क्या होता है, पूरा मुख खुला हुआ। अच्छा बताइए, पूरा मुख का आप खोलते हैं, गोलगप्पा खाए होंगे आप, तो आप क्या करते हैं, पूरा मुख खोलते हैं। पूरा मुख खोलते हैं तो क्या करते हैं, आ। तो बड़ा वाला जो आ है वो विवृत स्वर है। बड़ा वाला जो आ है वो क्या है, विवृत स्वर है। बाकी जो बचे वो अर्धविवृत हैं। आप 3 कैटेगरी याद कर लीजिए, बाकी जो शेष बचे वो क्या है, अर्धविवृत। तो मुख खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं। समृत सुई लगेगी, उई दर्द होगा। अर्धसमृत आधे सुई लगी तो आप करेंगे ओए, क्या अरे भाई हमको लगाना मत, ओए। विवृत पूरा मुख गोलगप्पा खाना है आपको, तो आ करते हैं आप। बाकी जो शेष बचे वो क्या हो गए, अर्धविवृत हो गए। तो ये मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा था, चौथा था। ये समृत स्वर का उदाहरण नहीं है, ये किसका है, अर्ध समृत स्वर का उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों बड़े मुश्किल से वीडियो बनाते हैं हम, छोटे चैनल वाले लोग हैं। अगर पसंद आए दोस्तों तो हमें भी सपोर्ट कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, पहुँचाइए लोगों के पास कि हाँ ये चैनल है, ये आपको चीज़ें देता है और अच्छी चीज़ें देता है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा एक विवृत स्वर का उदाहरण है, तो मैंने अभी समझाया आपको। विवृत मतलब दोस्तों पूरा मुख खुलना। और पूरा मुख कब खुलता है, तो पूरा मुख दोस्तों खुलता है जब गोलगप्पा खाना होता है। और क्या करते हैं आप, आ करते हैं। तो विवृत स्वर का उदाहरण क्या है, आ। बाकी दोस्तों चलिए बताते हैं। ओए मैंने बताया था ये अर्ध समृत स्वर है। अ के बारे में नहीं बताया, तो अ जो बचा वो अर्धविवृत स्वर है। ऊ के बारे में नहीं बताया, तो ऊ जो बताया, ऊ तो क्या है, समृत स्वर है। ऊ उई ऊ तो क्या है, समृत स्वर है। तो यहाँ जो दोस्तों, यहाँ जो ऑप्शन सही है कि विवृत स्वर का उदाहरण कौन है, तो विवृत स्वर का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है आ। पूरा मुख खुलना है, गोलगप्पा क्या करना है, खाना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। अब देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको 11 स्वरों के बारे में बता दिया था। मैंने कहा था 4 एक साथ याद रखना। अब यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत। मैंने कहा था आपको 4 एक साथ याद रखना, अ यू री, ये क्या है, हरस स्वर है। हमेशा 11 स्वर में से ये 4 हमेशा याद रखना। ये 4 क्या है, ये 4 हरस स्वर हैं, यही 4 मूल स्वर हैं दोस्तों। तो ये 4 याद रखिएगा, ये हरस स्वर हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, दीर्घ स्वरों की संख्या पूछा है। तो जो बचे 7, बचे 11 स्वर होते हैं ना, बचे 7 कौन से, आ ई उ ए आई ओ और औ, ओ और औ, ये 7 बचे, ये 7 दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन का आंसर, दूसरा आंसर सही है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। देखिए एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मिक्स प्रैक्टिस सेट तब होता है, उनके लिए होता है जिनका पूरा तैयार है, वो मिक्स प्रैक्टिस सेट करें दोस्तों। और जिनका पूरा नहीं तैयार होता है उनको ज़रूरत है कि आप प्रैक्टिस करें, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा हरस स्वर का एक उदाहरण। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको समझा दिया और आप एकदम दबा करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरस स्वर का उदाहरण है, तो मैंने कहा 4 याद रखना, अ ई उ री, ये एक साथ याद रखना, यही क्या है, हरस स्वर हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है, इसमें तीसरा ऑप्शन लग रहा है। बाकी सब दीर्घ स्वर, बाकी सारे क्या है, दीर्घ स्वर हैं। यही 4 क्या हैं, हरस स्वर हैं, अ ई उ री। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों। तो री जो है वो हरस स्वर है, बाकी जो बचे 7 वो क्या हैं, दीर्घ स्वर है।
अगला दोस्तों आ जाइए, अगले क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ कि जिह्वा के आधार पर स्वरों का कौन सा भेद सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जिह्वा के आधार पर कौन सा भेद सही नहीं है। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार का होता है, मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार का होता है, उच्चारण के आधार पर 10 प्रकार का होता है, री को नहीं लेते हैं। और जीभ, अब जिह्वा के आधार पर स्वर कैसे, जैसे जब हम बोलते हैं तो जीभ जो है हमारे विभिन्न भागों का क्या करती है, टच करती है, मुख के विभिन्न भागों को टच करती है। तो जिह्वा के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर, जब जीभ आगे टच होगी, मुख के आगे भाग को टच करेगी तो अग्र स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ मध्य भाग को टच करेगी, मध्य स्वर, और पीछे की ओर जाएगी तो पश्च स्वर। बाकी ये इस क्वेश्चन का आंसर संयुक्त स्वर है, इस प्रश्न का आंसर संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर ये भैया जिह्वा के आधार पर स्वरों का भेद नहीं है। 4 प्रकार संख्या, अगर पूछ रहे संयुक्त स्वरों की संख्या और संयुक्त व्यंजनों की संख्या दोनों बराबर होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी क्या होती है, 4 होती है। ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। बाकी आइए यहाँ मैं आपको अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ऐसे स्वर जिनको लिखते समय 2 बनता हो वो अग्र स्वर है। बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ, जिनको लिखते समय 2 बनता हो, जैसे आप देखिए, आप लिखेंगे ई, ए, आई, ए, आई। तो अब मैंने 4 लिख रखे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ए, आई। अग्रस्वर वे स्वर होते हैं जिनको लिखने समय 2 बनता हो। बस सबसे 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अग्रस्वर होता है। देखिए, ई में भी 2 बनता है, ये 2 बन रहा है कि नहीं, बड़ी में भी 2 बन रहा है कि नहीं, हिंदी वाला 2, ए में भी ये देखिए 2 बन रहा है, ए में भी क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। और एक ट्रिक और है, इनके पाँव देखेंगे आप तो पीछे की तरफ है। अगर मैं आप खड़े हों, मान लीजिए अगर आप खड़े हों और इनके मैं आपके पाँव पीछे की तरफ खींचूँ तो आप किधर क्यों गिरेंगे, आगे की तरफ गिरेंगे। जिनके पाँव पीछे होंगे वो कैसा लगेगा, कहाँ गिर रहे हैं, आगे की ओर गिर रहे हैं, किधर गिर रहे हैं, आगे की ओर। तो ये अग्रस्वर है, इनमें 2 बनता है। अग्रस्वर ऐसे स्वर जिनमें 2 बनता है, देखिए साफ साफ 2, ठीक है। तो ये अग्रस्वर हो गए। मध्य स्वर एक ही है, अ, याद कर लीजिए, अ जो है वो मध्य स्वर। अब ध्यान दीजिए, ये 4 हो गए अग्रस्वर, आपने एक याद रख लिया मध्य स्वर, बाकी जो बचे वो क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए। बाकी जो बचे वो क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए। वही 11 स्वर है, उनका अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग नाम है। तो बाकी जो बचे वो 11। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही था कि जिह्वा के आधार पर कौन सा भेद सही नहीं है, मैंने सारे बता दिया, अग्रस्वर कौन होता है, मध्य स्वर कौन होता है, पश्च स्वर कौन होता है। जिह्वा के आधार पर दोस्तों संयुक्त स्वर इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर संयुक्त स्वर होगा। संयुक्त स्वर जो है वो जिह्वा के आधार पर भेद नहीं। 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जिससे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभी मैंने बताया, निम्न में से कौन सा अग्रस्वर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों मैंने कहा ना, 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा सॉरी 2 बनेगा। तो ए में भी 2 बन रहा है, देखिए ई में भी 2 बन रहा है, आई में भी 2 बन रहा है। अ जो है ये मध्य स्वर है, अ जो है ये मध्य स्वर है, अभी बता दिया मैंने आपको, अ जो है वो मध्य स्वर है। तो मध्य स्वर अ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, तीसरा आंसर है कि कौन सा अग्रस्वर का उदाहरण नहीं है। अ जो है ये मध्य स्वर है, ये अग्रस्वर का उदाहरण नहीं है। चलिए दोस्तों अगले स्वर पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वहीं पर आ गए, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या दोस्तों 4 है। कौन कौन से हैं, ए, आई, ओ और औ। जब आप स्वर संधि पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। जब आप स्वर संधि पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो इसलिए संयुक्त स्वर हैं ये संयुक्त स्वर हैं। तो ये 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं।
दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए बना होता है अ और ई से, आप गुण संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा ये। अभी मैं आगे लेकर चलता हूँ। तो ये 4 संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 है, संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे आपको ले चलता हूँ और एक बहुत अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन के पास आपको ले चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, कौन सा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों आपके 4 संयुक्त स्वर कौन कौन से, ए, आई, ओ और औ। ये 4 क्या है? ये संयुक्त स्वर है। ए, आई, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा है, आ दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, मैंने बताया। दीर्घ स्वर तो है लेकिन ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये सजातीय स्वर है। और सजातीय पूछ ले, सजातीय विजातीय भी पूछता है, अभी मैं आपको बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। तो ये सजातीय स्वर है। आइए ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन्हीं 4 स्वरों को क्या कहते हैं? विजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। निम्न में से, अब ये क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मूलतः दीर्घ स्वर नहीं है? अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, मूलतः दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, आ बड़ा, बड़ा ई, बड़ा, इन तीनों को एक साथ लिख दिया, ए, आई, ओ, औ। अब आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूलतः दीर्घ स्वर नहीं है। ये 7 दीर्घ स्वर हैं और 4 हर्ष स्वर हैं, अयूरी। इन 7 में ये 3 जो हैं वो सजातीय दीर्घ स्वर हैं और ये 4 विजातीय दीर्घ स्वर हैं। ये सजातीय दीर्घ स्वर कहाँ है? देखो, अ और अ से मिलकर ही आ बनता है, ई और ई से मिलकर ही ई बनता है, ऊ और ऊ से मिलकर ही ऊ बनता है। ये सजातीय स्वर हैं और यही संधि होती है, इन्हीं की संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। आपने पढ़ा होगा दीर्घ स्वर संधि, जब सजातीय स्वर अपने आप में मिले, कहता है ना क्वेश्चन, वो उसका परिभाषा है दीर्घ संधि का, कि जब सजातीय स्वर एक साथ मिलते हैं तो दीर्घ बनता है। तो यही दीर्घ सजातीय स्वर हैं ये 3, और ये विजातीय दीर्घ स्वर। कह रहा मूलतः दीर्घ स्वर कौन सा नहीं? ये जो 3 है ये मूलतः दीर्घ स्वर है। इनका क्या नाम है? इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर है परंतु मूलतः नहीं है। ये 3 जो सजाती हैं ये मूलतः दीर्घ स्वर हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि का नाम ही है कि सजातीय स्वरों के मिलने से हमेशा दीर्घ बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 4 संयुक्त स्वर हैं वो मूलतः दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका ऑप्शन, अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो कहेंगे हैं ये तो चारों दीर्घ स्वर है। भाई चारों दीर्घ हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन का है? मूलतः दीर्घ स्वर नहीं है। तो ए जो है ये संयुक्त स्वर हो जाता है, ये मूलतः दीर्घ स्वर नहीं है। ये जो संयुक्त स्वर है याद रखिएगा, ये दीर्घ हैं लेकिन मूल रूप से दीर्घ नहीं है। मूल रूप से दीर्घ कौन कौन से हैं? केवल 3 हैं, आ, ई और ऊ। तो दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सबसे बड़ी बात दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन। अब स्वर का कंप्लीट हो गया दोस्तों आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से। अब आते हैं दोस्तों व्यंजन के बारे में कि हिंदी वर्णमाला में कितने मूल व्यंजन हैं। तो मूल व्यंजन की संख्या दोस्तों 33 है, 33। मूल व्यंजन कितने? पहला ऑप्शन सही है। मूल व्यंजन कितने? 33। मैं आपको दिखा देता हूँ 33 कैसे। देखिए, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन, कौन सा? स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। 5 वर्ग हैं हमारे पास, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क ख ग घ अंग च छ ज इ आपको आता होगा। क से म तक 5 वर्ग हैं और सब में 5 अक्षर हैं, तो 5 गुणे 5 कितने? 25। 25 ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। यर लव यर लव ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और श श श ये कहलाते हैं। ये जो 4 हो गए, ये 4 क्या कहलाएंगे? ये संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो क से लेकर म तक 5 वर्ग, प्रत्येक में 5-5 अक्षर,
तो 5 गुणे 5 25, 25 है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। यार अलावा ये 4 हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन, 25 4 39, सह ये उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन है, तो सॉरी 39 कह दिया, 25 4 29 और 29 4 33 सॉरी दोस्तों, तो कितने 25 25 4 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? ये 33 मूल व्यंजन कहलाते हैं। अब मैं यहीं आपको बताते चल रहा हूँ, पहला ऑप्शन सही है, 33 मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। इसलिए मैंने बताया अभी कि मूल वर्ण कितने हैं वर्णमाला में, तो 44 है। 33 मूल व्यंजन है और 11 मूल स्वर है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। 25 स्पर्श व्यंजन क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है मुख के अनेक भागों का स्पर्श करती। अंतस्थ मतलब होता है आधा मुख खुला हुआ। आप पढ़िए य र ल व बोलिएगा ना, तो आपका मुंह आधा खुला का खुला रह जाएगा। आप बोल के देखिएगा, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ का मतलब ये होता है कि आधा मुख खुला रह जाए। और 4 जो श हैं ये संघर्षी व्यंजन, इनका जब उच्चारण करेंगे आप तो नाक से गर्म वायु निकलेगी, और गर्म वायु मतलब उष्म, उष्मा, तो उष्म या संघर्षी व्यंजन इन्हें कहा जाता है। जो 33 क्या हो गए दोस्तों? ये 33 आपके मूल व्यंजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 तो ये हो गए मूल व्यंजन। अब 4 देखिए, 4 संयुक्त व्यंजन है। 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क्या हो गए? ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। बाकी ड़, देखिए बिंदी वाला ड़ और ढ़, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये 2, तो 33 4 37 और 37 2 39। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, सेकंड ऑप्शन। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। अब आइए इनको भी हम पढ़ लेते हैं। 4 संयुक्त हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़न जात, फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं इनको, ड़ और ढ को। ऐसे जब आप ढ़ और ढ, देखो एक ड ढ होता है, ट ठ ट वर्ग में आता है, वो ट ड ढ नहीं, ये ड़ और ढ। जब आप इनका उच्चारण करेंगे सॉरी, तो आपकी जीभ बाहर की तरफ फेंकाएगी। ड़ और ढ बोल के देखिएगा, ऐसा लगेगा जैसे झटका दे रहा है जीभ में। तो इसीलिए इन्हें ताड़न जात या इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन या फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। खास बात क्या है? इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। किसी भी शब्द की शुरुआत इनसे नहीं होती है। इनसे कोई भी संस्कृत का शब्द नहीं होता है। इनसे कोई भी अंग्रेजी का शब्द नहीं बनता है। इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी। आप लड़का लिखेंगे, लड़का, आप लिखिए लड़का, तो ये बीच में आएगा ड़। पढ़ाई बीच में आएगा। ऐसे नहीं कह दिएगा ढाई, वो ढ है, वो तो ढ, लेकिन पढ़ाई, लड़का, लड़की, तो ये बीच में आ रहे हैं, कभी भी इनसे शुरुआत नहीं होती है। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये टोटल 39 व्यंजन है दोस्तों। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगर मूल व्यंजन पूछे तो 33, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? 39। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब व्यंजन से स्वर को अलग किया जाता है, मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से रखा कि आपका पूरा वर्णमाला रिवीजन हो जाए। जिसने पढ़ा है उसके लिए तो भैया पक्का रिवीजन है, और जिसने नहीं पढ़ा है दोस्तों उसके लिए ये पूरा वर्णमाला ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है जब व्यंजन से स्वर को अलग किया जाता है तब कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो व्यंजन जो होता है वो बिना स्वर के अधूरा है। व्यंजन वह वर्ण है, स्वर मतलब स्वतंत्र होता है और व्यंजन मतलब परतंत्र होता है। व्यंजन वह वर्ण है
जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती। जैसे हमने बोला क, तो अंत में आया अ। अब अगर अ को अलग करेंगे ना तो ये बेचारा लंगड़ा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो भैया इसके नीचे जो है हलंत आता है, जिसे हल चिन्ह कहते हैं। जैसे ही आप व्यंजन में से ये प्योर व्यंजन है, अगर आपने क लिखा है तो ये व्यंजन प्योर नहीं है, इसमें स्वर मिला हुआ है। और जब आपने स्वर को अलग किया तो इसके नीचे हल चिन्ह आएगा, जिसे हम हलंत भी कहते हैं। इसलिए व्यंजन को संस्कृत में हल भी कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अभी बता दिया स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है, 25। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क से म तक, क से म तक क्या है, स्पर्श व्यंजन। 5 वर्ग और प्रत्येक में 5 अक्षर, 5 × 5 25 बता चुका हूँ दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कौन सा अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है। कौन सा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ मतलब आधा मुख खुला रह जाए। अभी बताया मैंने य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ देखिए म जो है ये स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन नहीं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, कौन सा उस व्यंजनों को दर्शाता है दोस्तों, कौन सा उस व्यंजनों को दर्शाता है। अभी बताया आपको श, श, श है ये 4 दोस्तों, स, श, श है ये 4 उष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण करते समय नाक से गर्म वायु निकलती है, ये क्या है, उष्म व्यंजन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। सब क्लियर कर दिया दोस्तों, कितने आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है दोस्तों। अब मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। छ कैसे बनता है ये भी आ जाता है, त्र कैसे बनता है, ज्ञ कैसे बनता है दोस्तों। छ बनता है देखिए क से और श से, ये मूर्धन्य स से। अब इसमें अ मिला देंगे, अ मिला देंगे, जब अ मिलाएंगे स्वर मिलाएंगे, तो मैंने छ लिखा ना, स्वर मिलाएंगे तो ये यहाँ पर ये जो होगा ये ऐसे हो जाएगा। देखिए क और श, इस श में मैंने अ मिला दिया है, इसे मूर्धन्य स कहते हैं कि इसका उच्चार स्थान क्या है, मूर्धा है। तो क और श से क्या बनता है, यह क्षत्रिय वाला छ बनता है। त्र कैसे बनता है, त में आप र लगा दीजिए। अच्छा आप कह रहे होंगे कि क के नीचे हलंत लगाया, श के नीचे हलंत क्यों नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसमें अ मैंने मिला दिया है, स्वर को मिला दिया है। स्वर को मिला दिया है तो हलंत लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके र में मैंने स्वर को मिला दिया है। ज्ञ कैसे बनता है, तो ज्ञ बनता है ज और ईय से, ज और ईय से। और ये 3 हो गए। क और श से क्षत्रिय वाला छ बना, त और र से क्या बन गया, त्र बन गया। ज और ईय से क्या बन गया, ज्ञ बन गया। और आपका श्र जो बनता है वो तालव्य स, इसे तालव्य स कहते हैं। श और र से तालव्य स बन जाता है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिए आगे क्वेश्चन, कौन सा वर्ण विच्छेद सही है। तो ज्ञ का तो क्या बताया, जय और ये। अच्छा हल चिन्ह नहीं है, हल चिन्ह नहीं है, हल चिन्ह नहीं है, 3 में तो हल चिन्ह ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो गए। हल चिन्ह होना चाहिए पहले वाले अक्षर, क्योंकि व्यंजन जो है वो हल चिन्ह होता है। व्यंजन जो प्योर व्यंजन है उसमें हल चिन्ह जरूर आता है। तो 3 में तो हल चिन्ह नहीं था, तो 3 ऐसे ही गलत हो गए। पहला तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि त्र कैसे बनता है, ज्ञ कैसे बनता है। वर्ण विच्छेद अभी आगे और करेंगे, जब शब्द करेंगे तो शब्दों में वर्ण विच्छेद करेंगे। तो जब जब याद रखिएगा, जब जब आप व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे तो हल चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। र में हल चिन्ह क्यों नहीं है, क्योंकि र लास्ट में, र में अम मैंने मिला दिया है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, र को मैं र से भी मैं अगर अ को निकाल के लिखता तो ये भी सही होता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे अगर लिखा होता तो ये भी सही होता, क्योंकि यहाँ पर र में से मैंने स्वर को निकाल दिया है, और जबकि इस ऑप्शन में मैंने र में स्वर को मिला करके रखा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा अल्प प्राण, देखिए अब यहाँ आ गए अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। मैं एक आसान सा ट्रिक बनाता हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रिक क्या है, एक तरफ लिख लीजिए अघोष और एक तरफ लिख लीजिए सघोष, एक तरफ लिख लीजिए अल्प प्राण और एक तरफ लीजिए महाप्राण। यही चार होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो प्रकार का होता है, सघोष अघोष, और प्राण वायु की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखो 25 स्पर्श व्यंजन है ना, 25 5 वर्ग के, और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो ट्रिक ध्यान दीजिएगा, अघोष सघोष लिख दिया। बेहतरीन ट्रिक आपके सामने बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत ही आसान से ये याद होगा आपको। देखिए यहाँ नंबरिंग करते हो ना, नंबरिंग देखो, क पहला अक्षर है, ख दूसरा है, ग तीसरा है, घ चौथा है और अंग क्या है, पांचवा है। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। क पहला हो गया, ख दूसरा हो गया, ग तीसरा हो गया, घ चौथा हो गया, अंग पांचवा हो गया। तो अब याद रखना, अघोष सघोष में क्या करना, 1 2 लिख दो और 3 4 5 लिख दो। क्रम से जाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर होता है एक वर्ग में, तो 1 2 और 3 4 5। और वाइस वर्षा होता है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, तो अब की अल्प प्राण में 3 होगा, महाप्राण में 2 होगा। यहाँ क्या करो, अब यहाँ क्रम से चले थे, यहाँ कूद कूद के चलिए, कूद कूद के आइए चलते हैं। तो पहले के बाद कूदो, तो पहला दूसरा छोड़ दो, पहला तीसरा और पांचवा, 5 अक्षर होता है कूद कूद के, और बचा क्या, दूसरा और चौथा। कितना आसान है, देखो अघोष सघोष लिख लीजिए, डायरेक्ट चल दीजिए क्रम से, 1 2 3 4 5, 1 2 इसमें, 3 4 5। यहाँ क्या करिए, कूद कूद चलिए, 1 के बाद 2 छोड़ दीजिए, कूदेंगे तो 1 3 और 5, बचा क्या, 2 और 4। अब कह रहा कौन सा अल्प प्राण है, तो जो पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, पहला तीसरा पांचवा अक्षर क्या है, अल्प प्राण। पहला तीसरा पांचवा अक्षर अल्प प्राण है, तो पहला अक्षर देखिए यहाँ पर, पहला अक्षर क पहला अक्षर होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या है, अल्प प्राण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला सही हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, सघोष वर्णों की संख्या कितनी है। तो सघोष वर्णों की संख्या 31 है। कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए ये तो हो गया। अब सघोष में देखिए स्वर, स से सघोष, स से स्वर आ जाएगा इसमें, तो सभी स्वर आ जाएंगे। अब यहाँ आप देखिएगा 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग के 3 अक्षर, तो 5 3 15, 15 स्वर मिला लीजिए, 15 11 26 हो गए। और 3 कौन कौन से, इसमें अंतस्थ लेकर के आइए, य र ल व और ह, य र ल व और ह। मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, सघोष लिख रहा हूँ, फिर से देखिएगा। सघोष में कौन कौन से आ गए, सघोष में आ गए पहले नहीं, तीसरे चौथे और पांचवें, तीसरा चौथा और पांचवा स्वर आ गए, ठीक। और क्या आता है, य आता है, र आता है, ल आता है, व आता है, और क्या आता है, ह आता है, ह, य र ल व और ह। य र ल व एक साथ होता ही, स श श ह वो साथ छोड़ देता है और इसमें आ जाता है स घोष य र ल व। जब बोलिएगा जहाँ वजन आएगा ना आपकी, देखिए कभी भी देखो सबसे आसान होता है पहचानना, जब वजन आएगा, जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो, कंपन मतलब वजन आए, यह बोलने में कंपन, श बोलने में कंपन आया क्या, नहीं, श बोलने में कंपन आएगा, नहीं, ह बोलने में कंपन आ रहा है। तो जिनको बोलने में आपके गले में कंपन आएगा वो सघोष होते हैं। तो ये 15 ये हो गए, 5 5 3 15, स्वर 11 होते हैं, 26 हो गए, और ये 4 26 4 30 हो गए, और ह आ जाता है, श का हाथ साथ छोड़ के ह आ जाता है, 33 और 1 कितने हो गए, 31। सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 31 है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। तो याद रखिएगा,
लुंठित या प्रकंपित व्यंजन हम किसे कहते हैं? र को क्या कहते हैं हम? या तो आप लुंठित कह दीजिए या प्रकंपित व्यंजन कह दीजिए। तो र को हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं और प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। कौन सा वर्ण अल्पप्राण है? तो मैंने कहा था अल्पप्राण में क्या, कूद कूद के, पहला, तीसरा और पांचवा, यही अल्पप्राण होगा। तो इसमें देखिए ये दूसरा है तो ये नहीं होगा, छ भी दूसरा, ये भी नहीं होगा, झ भी दूसरा, ये भी नहीं होगा। तो ये कौन सा अल्पप्राण होगा? चौथा ऑप्शन। देखिए कितने आसान से ट्रिक मैंने बताया था और आपको वो काम करेगा। तो पहला, तीसरा, पाँचवा, सगोस में डायरेक्ट चलिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और इसमें कूद कूद के चलिएगा। अल्पप्राण में 1, 3, 5 और महाप्राण 2 और 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? आइए दोस्तों उच्चारण स्थान बता दो। नासिक के जो होता है ना, पंचमाक्षर का, देखिए पंचमाक्षर का नासिक होता है, पांचवें अक्षर का, अंगा, इया, अड़ा, म, न, इनका क्या होता है? नासिक के नाक होता है। आइए दोस्तों पहले देखिए कैसे, मैं आपको उच्चारण स्थान बहुत ही आसानी से याद करा रहा हूँ। देखिए आ पहला स्वर है, और क वर्ग और ह, क वर्ग और ह, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, गला हो जाएगा। एक एक बताऊंगा आपको, उतना मेरे पास वो नहीं है, लिखने की जगह नहीं है, तो मैं एक एक बता रहा हूँ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, ये इसकी श्रुति होती है। आ स्वर कहाँ से, देखिए ट्रिक बता रहा हूँ, स्वर कहाँ चालू होता है? पहले से आ, फिर व्यंजन कहाँ चालू होता है? क, ख, ग, अंग, क वर्ग हो गया, ठीक है, और ह एक और जोड़ लीजिए, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, गला। आइए ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए दोस्तों, अब आ के बाद क्या आता है? ई आता है, ई, और क वर्ग के बाद आता है च वर्ग आता है ना। क वर्ग के बाद क, ख, ग के बाद क्या आएगा? च नहीं आएगा। आ के बाद क्या आया? ई। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पहले गले से चलते हैं, कंठ के बाद तालु, अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं। अंदर से कहाँ आ रहे हैं? गले से लेकर अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं। कंठ, तालु, मूर्धा आएंगे, मूर्धा के बाद आएंगे आपका दंत, दंत के बाद आएंगे ओष्ठ, तो बाहर आएंगे हम। तो पहले गला आया, तो गला पहले आ पहला स्वर होता है, पहला गला है तो पहला आ होता है, आ के बाद क वर्ग होता है, क वर्ग के बाद ह आपको जोड़ लेना है, ई च वर्ग हो गया, और च के बाद इसमें य और श जोड़ लीजिए, य और श, इसीलिए श को क्या कहते हैं? तालव्य। इनका क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु या तालव्य आप जिसे कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान तालव्य। इनका उच्चारण क्या स्थान क्या है? तालव्य। तो अगला ये, अब आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं, ठीक है। अब त वर्ग, च वर्ग के बाद कौन सा आएगा? त वर्ग, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, ऊ छोड़ दीजिए, ऊ को छोड़ दीजिए, अब आइए री पर। री, त वर्ग तथा न, ऋतु रसाणाम, र और मूर्धन्य श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, मूर्धन्य है। तो त वर्ग, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया? त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। ऋतु रसाणाम मूर्धा, नहीं सॉरी यहाँ गलत हो गया, ऋतु रसाणाम, ये तो री ट वर्ग का है, यहाँ थोड़ा सा गलत, ये मूर्धा नहीं होगा यहाँ पर। तो ये क्या, अभी रुक जाइएगा, री नहीं होता है, ऋतु रसानाम दंता होता है। आपको फिर से बता दूं, संस्कृत में एक अक्षर आता है, वहाँ थोड़ी गलती हो गई मेरी, री, त वर्ग, ल और श, इसे दंत कहते हैं। इसीलिए देखिएगा, इसको बड़े वाले श को हम क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं, इसको मूर्धन्य कहते हैं, और इसको दंत कहते हैं। श वाले छोटे वाले श को हम दंत कहते हैं। तो री तो हिंदी में इसका वर्णन है नहीं। तो त वर्ग और ल और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण दंत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आपको और बता दूं, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो री, ट वर्ग, ट और र और मूर्धन्य से, ट वर्ग री हो गया, और ट वर्ग हो गया, और र और क्या हो गया? मूर्धन्य श, इसीलिए मूर्धन्य श कहा था। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक, ठीक है। तो ये जो है
ये क्या है, ये त वर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो त वर्ग का उच्चारण यहाँ या इस क्वेश्चन का आंसर दंत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दंत होगा। त वर्ग का दंत है, ट वर्ग का मूर्ध है। वही थोड़ी सी हमसे गलती हो गई थी, बोलने में गलती हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दंत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ख ग, देखिए आगत स्वर और आगत व्यंजन। अब यहाँ पर हम आ गए आगत स्वर और उच्चारण स्थान, मैंने आपको समझा दिया। अब आ गए हम आगत स्वर और आगत व्यंजन पर। तो क ख नुक्ता लगा हुआ है, ग ज फ, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं, अरबी फारसी के शब्द से लिए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, अरबी फारसी के शब्द से लिए गए। और अंग्रेजी से लिए गए आगत स्वर, आ के ऊपर आधा चांद, आ के ऊपर आधा चांद, इससे अंग्रेजी शब्द लिखते हैं हम डॉक्टर, कॉपी, कॉफ़ी, आपने लिखा होगा, ठीक है। तो ये अंग्रेजी शब्द से आगत स्वर है, एक ही है आ, और ये क्या है, ये आगत व्यंजन, इन्हें क्या कहा जाता है, आगत व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, र का उच्चारण स्थान क्या है, तो र का वकारस्य दंतोष्ठः, र का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है। र का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ, र का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, यह और वह को कौन सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो, अंतिम प्रश्न है, मैंने पूरा वर्णमाला आपके सामने यहाँ ख़त्म कर दिया दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आखिरी प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आखिरी प्रश्न कहता है यह और वह कौन से विकल्प के उदाहरण हैं, तो ताड़न, ताड़न वर्ण अभी मैंने कहा उच्छिप्त व्यंजन को कहा जाता है। और उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ड़ और अढ़। वर्ष से याद रखिएगा, वर्ष, वर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नज़र सल, मैंने एक ट्रिक बनाया है, इसको याद कर लीजिएगा, नज़र सल, नज़र सल, नज़र सल, ये वर्ष व्यंजन होते हैं। नज़र सल, इनको याद, न ज र स और ल, ये इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ष वर्ण कहा जाता है। और य और व, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अर्धस्वर। क्यों कहा जाता है उसका भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कौवा, कौवा लिखा है ना, तो कौवा को हम कौवा भी लिख देते हैं, दोनों सही है कि नहीं। तो अस्वर है और स्वर के जगह हम व का प्रयोग कर दिया हमने। स्वर क्या है, कौवा, कौवा में आ क्या है, स्वर है, और स्वर की जगह मैंने कौवा को ऐसे भी लिख देते हैं, हिंदी में व का प्रयोग कर लेते हैं। तो स्वर की तरह भांति प्रयोग हुआ कि नहीं, व्यंजन है लेकिन स्वर की भांति प्रयोग हुआ, तो इसलिए इसे अर्धस्वर कह लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों गायें, गायें या अगर आप लिखेंगे गायें, तो ये जो ए है, ये ए क्या है, ए स्वर है, और ए की जगह मैंने क्या प्रयोग कर दिया, य का प्रयोग कर लिया। यह ऐसे भी सही है, दोनों लिखना सही है। तो य और व, ये क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर, इनको स्वर की तरफ प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा 30 क्वेश्चन का वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट, जिससे मैंने आपको 30 क्वेश्चन से पूरी वर्णमाला का लगभग रिवीजन करा दिया। एक दो छूट सकता है तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनको फिर जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ कर लेंगे। बाकी मैंने सारी चीज़ें लगभग जो इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आएंगी वो मैंने करा दी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जहाँ तक हो दोस्तों छोटे चैनल है तो रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा कि हाँ ये चैनल है जो आपको ऐसी ऐसी सुविधाएँ देता है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, और जो है खूब मेहनत से पढ़कर अपने क्षेत्र का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।